जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं एमडी कैट केमिस्ट्री में मोल्स कंसेप्ट एंड एवोगैड्रो नंबर। और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। यहाँ से बहुत एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे गए। अच्छा, अब यहाँ पर ये है ना, इस टॉपिक पे मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। पहली वीडियो जो है ये वाली, ये पूरी की पूरी इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे जाएगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है थ्योरेटिकल कंसेप्ट लेना। और ये है फंडामेंटल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 4 है तकरीबन, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पे कि कैसे हम मोल्स को डिफरेंट फार्मूला से, 4 तरह के फार्मूला से हम फाइंड करते हैं, कौन कौन से फार्मूला है और वो फार्मूला कब कब अप्लाई होंगे, ये आपने याद वो हम नेक्स्ट वीडियो में शायद देखें। अगर ये लंबी वीडियो होगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, इसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि व्हाट इज़ मोल, मोल है क्या, एवोगैड्रो नंबर है क्या, क्यों हमें मोल्स को दूसरे 4 नाम जो है ग्राम एटम्स, मोल को क्यों हम ग्राम एटम्स कहते हैं और कब कहते हैं ग्राम एटम्स, या फिर मोल को क्यों हम ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं और कब ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे, कब ग्राम एटम्स कहेंगे मोल्स को, और कब हम मोल को ग्राम फॉर्मूला कहते हैं और कब हम मोल को ग्राम आयंस कहते हैं। ये जो 4 कंसेप्ट है ना, ये बच्चों को बहुत तंग करते हैं, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना वो न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। न्यूमेरिकल में आपको फिर इसकी वैल्यू पकड़नी नहीं आएगी जब आप ये कंसेप्ट नहीं सीखेंगे जब तक। तो ये चारों कंसेप्ट आपने ध्यान से रखने हैं कि कब हम इनको, ये चारों कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और क्या होते हैं ये ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयंस, ये अलग अलग क्यों हैं, ठीक है। तो इसको हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो को, और नई वीडियोस के लिए आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा फिर। अच्छा, शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मोल। सवाल है हमारे पास कि मोल क्या है, व्हाट इज़ मोल। तो आंसर है मेरा कि मोल कुछ भी नहीं है। मोल एक सिर्फ यूनिट ऑफ क्वांटिटी है, या फिर हम इसको कहते हैं मोल इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की ये एक अमाउंट है। अमाउंट किसे कहते हैं, मिकदार को, कि किसी सब्सटेंस की ये एक मिकदार होती है, एक ख़ास मिकदार को हम मोल कहते हैं। अब वो कौन सी मिकदार है उसको देखते हैं कि किसी एक सब्सटेंस की ख़ास मिकदार को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। अमाउंट को क्या कहते हैं, मिकदार। किसी एक सब्सटेंस की ख़ास मिकदार को हम मोल कहते हैं। जैसा कि हम इसको समझते हैं, ख़ास मिकदार से क्या मुराद है। हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसको हम ले लेते हैं कि हमारे पास वाटर है। जब आप वाटर लेंगे तो हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। जैसा कि मैंने वाटर, या फिर आप सब मैंने सोडियम एलिमेंट ले लिया, तो इसके जो अंदर है छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में बार बार मिलेंगे, फिर जाके ये सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। इन पार्टिकल्स को हम एटम्स भी कहते हैं, मोलिक्यूल्स भी कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे। अभी समझ लें कि सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल, ये वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल। अब ये जो सब्सटेंस है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। मान लें कि अगर ये सब्सटेंस के अंदर, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये सब्सटेंस के अंदर इतने पार्टिकल हों, 6.02 10 की पावर 23, अगर ये जो हमने सब्सटेंस लिया है इसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे, तो तब हम जो है इस सब्सटेंस को क्या कह देंगे, तब हम इस सब्सटेंस को कह देंगे कि ये 1 मोल है। तो इससे हमें बात समझ में आ रही है कि कोई भी सब्सटेंस को हम कह देंगे कि वो 1 मोल के इक्वल है जब उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने। ये क्या है, 6.02 10 की पावर 23। इसका मतलब ये है, ये 23 का मतलब ये है कि ये पॉइंट के बाद जो है वो 23 डिजिट्स आने चाहिए। 0 टू 2 तो ये हो गया, 21 जीरो आगे और आने चाहिए, फिर ये इतने ज़्यादा जो है वो पार्टिकल होंगे, फिर उस सब्सटेंस को हम 1 मोल कह देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब
इससे जो है वो मोल कंसेप्ट की डेफिनेशन को हमें हमारे जहन में आती है कि मोल कंसेप्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड वन मोल। सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को हम सब्सटेंस इज कॉल्ड वन मोल, एक सब्सटेंस को हम कहेंगे वन मोल, एक वन मोल कहेंगे कब? व्हेन, जब इट कंटेन्स, वो रखता होगा, व्हेन इट कंटेन्स 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। एक सब्सटेंस को हम वन मोल कह देंगे जब उसके अंदर क्या होगा, इतने 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे, तो उसको हम कह देंगे वन मोल। अब कोई भी सब्सटेंस हो उसके अंदर जब इतने पार्टिकल्स मौजूद होंगे तो उसको हम वन मोल कह देंगे। और ये जो है ना नंबर 6.0 10 की पावर 23 जो कि एक वन मोल के अंदर पाया जाता है, वन मोल के सब्सटेंस के अंदर इतने पार्टिकल पाए जाते हैं, ये नंबर जो है ना, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर कुछ नहीं है, एवोगाड्रो नंबर वो सब्सटेंस का वो पार्टिकल्स का वो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स का वो नंबर है जो कि पाया जाता है कहाँ पर, एक मोल सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, एवोगाड्रोस नंबर आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ द सब्सटेंस। हमने कहा ना कि एक मोल, अगर किसी सब्सटेंस में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुए तो उसको हम एक मोल कह देंगे, और एक मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो हम कहेंगे एवोगाड्रो नंबर जो है इतने पार्टिकल्स हैं जो कि एक मोल में पाए जाते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन में आ गई समझ के एक मोल सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स हों किसी भी सब्सटेंस में तो उसको हम एक मोल कह देते हैं। अब इसकी एग्जांपल लेकर समझते हैं कि क्या मतलब है इतने पार्टिकल्स होने से, क्या मतलब है इतने पार्टिकल्स, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने से। समझ लें हमारे पास ना यहाँ पर जो है वो हमारे पास वाटर एक सब्सटेंस था, वाटर एक सब्सटेंस था। अगर वाटर के अंदर 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हुए, 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हुए, मतलब उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इतने हुए वाटर के अंदर, तो फिर उस वाटर को हम कह देंगे कि वो वन मोल के इक्वल है, वो वन मोल के इक्वल है, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम समझ लें कि हमारे पास जो सब्सटेंस था वो सोडियम था और उसके अंदर भी 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हुए, तो फिर भी हम कह देंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो किसके इक्वल है, वो वन मोल के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जिसमें भी इतने पार्टिकल्स होंगे उसको हम कह देंगे वो वन मोल के इक्वल है। अब सवाल ध्यान में आता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि किसी सब्सटेंस में इतने पार्टिकल, आप देखें आपने जो पानी ले लिया, ठीक है, पानी को अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि पानी के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, और एक गिलास में जब आपने पानी ले लिया तो आपको कैसे पता कि गिलास में कितने पार्टिकल्स हैं? अगर ये नहीं पता चलेगा फिर आपको कैसे पता चलेगा कि उसके कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस वन मोल कब होता है। तो इसका आंसर ये है कि जैसा कि यहाँ पर देखें H2O वाटर का जो मोलिकुलर मास है, वाटर का मोलिकुलर मास वो कितना होता है, मोलिकुलर मास होता है इसका 18 ग्राम। आपने नहीं पता मोलिकुलर मास क्या होता है तो आप मेरी वीडियो देखें जाके, आइसोटोप वो रिलेटिव एटॉमिक मास वाली, उसमें सारा मैंने समझाया, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास, मोलर मास, सब कुछ समझाया हुआ है। तो मोलिकुलर मास जो है वो अगर इसका 18 AMU है, सॉरी AMU है, 18 AMU, अगर हम इस मोलिकुलर मास को AMU को हटाकर ग्राम लगा दें तो फिर क्या बन जाएगा, 18 ग्राम। तो मतलब ये कि किसी भी सब्सटेंस के मोलिकुलर मास को या फिर आगे हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास को अगर हम AMU से ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो फिर उतने सब्सटेंस के अंदर वन मोल होता है। मतलब ये कि वाटर के 18 ग्राम के अंदर 18 ग्राम जो वाटर है वो वन मोल के इक्वल होता है, और इसके अंदर 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो हम लिख देंगे वन मोल जो है वो वाटर का इसका मास क्या होता है, 18 ग्राम, ठीक है।
इसी तरह सोडियम का अगर हम देखें तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है, क्योंकि सोडियम एलिमेंट है ना, तो इसका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास वो होता है 23 AMU। इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 23 ग्राम हो जाएगा। तो मतलब ये कि सोडियम जो है अगर वो 23 ग्राम है तो फिर वो 1 मोल के इक्वल होगा और उसके अंदर 6.0 × 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं और वो 1 मोल के इक्वल है, जब वो उसका मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये जहाँ पर भी 18 ग्राम वाटर रहेगा, मतलब ये है कि उसमें 1 मोल वो 1 मोल के इक्वल है। 18 ग्राम वाटर किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया कि कैसे हमें पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस 1 मोल के इक्वल है। जब हम उसका मास या मोलिकुलर मास को ग्राम में उसका मोलिकुलर मास को या फिर एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तब हमें पता चलेगा कि इतने मास के अंदर जो है वो इतने 1 मोल इक्वल है। अब देखिए हमें क्या पता चल रहा है कि ये सब इतना जो है वो सब्सटेंस 1 मोल के इक्वल है। तो इसलिए हमने शुरू में कहा था कि 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की मिकदार है। ये सब्सटेंस की मिकदार ही बता रहा है ना। 18 ग्राम का मतलब क्या है? मिकदार। 18 ग्राम का मतलब 18 ग्राम वाटर, तो ये मिकदार ही बता रहा है सब्सटेंस की। तो अगर सब्सटेंस की मिकदार है मोल, कब है? जब उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, तो फिर उस मिकदार को हम 1 मोल कह देंगे। या फिर इसका एक और लाइन लिखें कि मोल इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी। ये मिकदार का यूनिट है, क्वांटिटी। हमें ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी है सब्सटेंस की। अगर 2 मोल होगा तो उसका मतलब है कि उसकी 18 ग्राम से फिर 36 ग्राम क्वांटिटी हो जाएगी, मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। तो मोल इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ तक जो था कि व्हाट इज़ मोल्स, हाउ वी कैन फाइंड इट, हाउ वी कैन नाउ दैट कि इसमें 6.0 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। अब जो है ना ये वाला सवाल था कि इसको हम कब ग्राम एटम्स, ग्राम आइंस, ग्राम मोलिक्यूल्स कब कहेंगे मोल्स को, ये वाला सवाल। अब हम इसको ग्राम एटम्स, ग्राम मोलिक्यूल्स या फिर ग्राम फॉर्मूला या फिर ग्राम आइंस कहेंगे। ठीक है, तो इस सवाल को समझने से पहले ना आप ये 2 चीज़ें इसकी डेफिनेशन में देखें, सब्सटेंस और पार्टिकल्स। ये 2 सब्सटेंस, जो 2 डेफिनेशन के अंदर ये जो 2 वर्ड है ना, ये बहुत गौर व फिक्र के हामिल हैं, समझ लें आप, सब्सटेंस और पार्टिकल्स। अब मैं आपको इनका रिलेशन बताता हूँ, सब्सटेंस और पार्टिकल में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले आ जाए सब्सटेंस। सब्सटेंस, अब इससे पहले जो है ना मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी यहाँ पर, जो सब्सटेंस के ऊपर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने देखनी है वो वीडियो तो जाकर देखें, ऊपर टाइप करें यूट्यूब पर, जो है वो मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड, केम वाइज ट्यूशन, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब सब्सटेंस जो है ना हमारे पास 4 तरह के होते हैं। मैं यहाँ पर बना देता हूँ पहले, 4 तरह के होते हैं। 1, 2, 3 एंड 4 सब्सटेंस 4 तरह के हैं हमारे पास। एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। अब ये मैं नहीं बताऊंगा एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में। कंपाउंड्स, यहाँ पर हल्का सा मैं आपको हिंट देता जाऊंगा कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये कंपाउंड कौन से हैं? ये मोलिकुलर कंपाउंड है, या फिर जिसको हम कोवलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। या तो ये कंपाउंड होते हैं या फिर आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। और चौथा जो सब्सटेंस की टाइप है वो है आइंस। ठीक है, तो ये 4 तरह के सब्सटेंस होते हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि ये अगर सब्सटेंस है, एलिमेंट्स एक सब्सटेंस है, तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा।
इसी तरह कंपाउंड एक सब्सटेंस है तो ये भी एक छोटे छोटे मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। आयोनिक सब्सटेंस कंपाउंड भी एक सब्सटेंस है तो ये भी एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। छोटे पार्टिकल से क्या मुराद है कि समझ लें कि ये हमारे पास कोई एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है या फिर आप इसको आयरन एलिमेंट ले लें, तो इसके अंदर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जिनसे ये सब्सटेंस मिलके बना होगा, एलिमेंट मिलके बना होगा। ठीक है, मतलब हर सब्सटेंस के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो मिलके बनता है। अब जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये इसके जो छोटे पार्टिकल होते हैं ना जिनसे ये मिलके बनता है उसको हम कहते हैं एटम्स। क्या कहते हैं? एटम्स। और जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है इसके जो सब्सटेंस के छोटे पार्टिकल होते हैं उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और अगर कोई आयोनिक कंपाउंड होगा तो उसके जो छोटे पार्टिकल होंगे उसको हम कहेंगे फॉर्मूला यूनिट्स। मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे फॉर्मूला यूनिट्स। और अगर कोई आयंस है तो इसके छोटे पार्टिकल्स को हम आयंस ही कहेंगे। ठीक है, अब ये आपको दूसरी बात समझ में आ गई कि किस तरह चार सब्सटेंस के जो छोटे पार्टिकल होते हैं उनको क्या क्या नाम देते हैं हम। अब समझ लें कि इसकी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एटम्स एलिमेंट्स की, कि हमारे पास अगर आप समझ लें जो है हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन, एच का मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसके जो है हमारे पास जो छोटे पार्टिकल जो होंगे उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन एटम्स कहेंगे ना। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास कोई मोलिकुलर कंपाउंड है जिस तरह वाटर है H2O, तो इसके जो छोटे पार्टिकल होंगे उसे हम क्या कहेंगे? H2O मोलिक्यूल, उसके मोलिक्यूल। और फॉर्मूला यूनिट का जिस तरह अगर हमारे पास NaCl है तो इसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मूला यूनिट्स। इसके जो छोटे पार्टिकल हैं उसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मूला यूनिट्स। ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं इन सब सब्सटेंस की। और आयंस की अगर एग्जांपल लूँ तो आपके पास SO4 2 नेगेटिव आयन है। ठीक है, इसको हम आयंस ही कहेंगे। और इसके इसी तरह एक और आयंस की एग्जांपल दे दें, OH नेगेटिव आयन है। ठीक, तो ये मैंने एग्जांपल आपको दिया है। अब हमने पढ़ा है कि किसी भी जब एलिमेंट का एटम होता है तो एलिमेंट का जो एक एटम का मास होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास अभी हमने जो एग्जांपल लिया हाइड्रोजन, उसमें एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1.008 AMU का एटॉमिक मास होता है। और फिर हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल, कोई भी अगर मॉलिक्यूल हो तो उसके एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। और यहाँ पर जो हमने एग्जांपल ली है वाटर, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है, 18 AMU होता है, सॉरी 18 AMU होता है। सुकून से तसल्ली से ये ना बातें समझते जाएं, क्योंकि ये बात अगर समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प मिलेगी और आपको हमेशा के लिए कंसेप्ट जो है वो मोल्स का क्लियर हो जाएगा। फिर अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला यूनिट्स, आयोनिक कंपाउंड, इसका जो एक फॉर्मूला यूनिट का मास होता है ना उसे हम कहते हैं फॉर्मूला मास। और फॉर्मूला मास अभी हमने जो एग्जांपल लिया NaCl, उसका होता है 58.5 AMU। अगर आपको नहीं आता फॉर्मूला यूनिट निकालना तो आपको आसान है कि NaCl का मास 23 और क्लोरीन का 35.5, इसको प्लस करेंगे 58.5। इसी तरह एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 का क्या हो जाएगा 2, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 और 16 18 AMU हो जाएगा। हाइड्रोजन का तो होता ही 1 है तो 1.008 हो जाएगा। इसी तरह ये इनका जो मास होता है आयंस का उसको हम कहते हैं आयोनिक मास, आयोनिक मास। और आयोनिक मास यहाँ पर जो हमने एग्जांपल ली है SO4 2 नेगेटिव, इसका होता है 98 AMU। और एक जो हमने एग्जांपल लिया है OH नेगेटिव, इसका होता है 17 AMU। तो ये हमने अभी इसके मास की बात की कि ये जो सब्सटेंस होते हैं इनके छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उन छोटे पार्टिकल्स का मास कितना कितना होता है। अब हम बात करते हैं कि भाई इन सब्सटेंस की
छोटे पार्टिकल्स की बात कर ली, मास की बात कर ली। अभी हमने कहा था कि अगर किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को, एक मिनट, अभी हमने कहा था कि किसी भी सब्सटेंस के अगर हम एटॉमिक मास को AMU से ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो वो 1 मोल के इक्वल हो जाता है। जैसा कि यहाँ से अब इसको हम AMU से, एटॉमिक मास को AMU से हम कन्वर्ट कर दें हाइड्रोजन को 1.008 ग्राम में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल के अंदर, ठीक है, 1 मोल के अंदर, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को अगर हम कन्वर्ट कर दें AMU से ग्राम में तो वो 1 मोल के इक्वल कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम किसी एटॉमिक मास को AMU से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट को जब हम 1 मोल लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट को 1 मोल लिखते हैं, तो फिर हम उस एलिमेंट को ग्राम एटम भी कह सकते हैं। उस एलिमेंट के जो 1 मोल है उसको हम ग्राम एटम भी कह सकते हैं। मतलब ये कि किसी एलिमेंट के लिए जो 1 मोल का लफ्ज़ है ना, वो ग्राम एटम्स भी लिखा जा सकता है। अगर कहीं पे आपको लिखा नज़र आ जाए कि आपके पास जो है वो 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है, तो इसका मतलब यही है कि 1 मोल कार्बन है, 1 मोल कार्बन है, ठीक है। तो इसी एलिमेंट के लिए हम 1 मोल का जो लफ्ज़ है वो ग्राम एटम्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको ग्राम एटम्स लिखा होगा, मतलब यही है कि वो 1 मोल है। एक और बेसिक डिफरेंस याद रख लें कि ग्राम एटम्स, 1 ग्राम एटम्स, इसका मतलब क्या है 1 मोल। मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 ग्राम, ग्राम को हम G से भी लिखते हैं, ग्राम एटम्स, इसका क्या मतलब है 1 मोल। और अगर मैं लिख दूँ 1 ग्राम कार्बन एटम्स, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, तो फिर इसका मतलब है 1 मोल ऑफ कार्बन, एक कार्बन के 1 मोल। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 ग्राम कार्बन एटम्स, तो इसका मतलब यही है कि 1 ग्राम कार्बन एटम्स की बात हो रही है। कार्बन के जो एटम है वो 1 ग्राम, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमने याद रखना है। 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, इसका अलग मतलब होता है 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन का, और 1 ग्राम कार्बन एटम्स का मतलब अलग होता है। ग्राम एटम्स जहाँ पर भी अकेला इकट्ठा आ जाएगा, यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर ग्राम एटम्स इकट्ठा आ गया तो इसका मतलब 1 मोल है। यहाँ पर क्या आया, ग्राम कार्बन पहले आ गया फिर एटम्स आया, तो इसका मतलब यह है कि इसका कार्बन एलिमेंट का 1 ग्राम। तो इसमें आपने बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि अभी आपको समझ में आ गया कि हम कब जो है वो मोल को ग्राम एटम कहेंगे, जब हम किसी एलिमेंट की बात कर रहे होंगे। इसी तरह अगर हम जब किसी मोलिकुलर कंपाउंड की बात कर रहे होंगे या फिर कोवलेंट कंपाउंड की बात कर रहे होंगे, तो फिर हम जब उसके मोलिकुलर मास को AMU से निकाल कर ग्राम में लिख देंगे, जिस तरह वाटर को हमने AMU से निकाल कर 18 ग्राम में लिख दिया, तो अभी हमने कहा किसी भी मोलिकुलर मास को अगर AMU से ग्राम में लिख दे तो वो 1 मोल के इक्वल हो जाता है। और जब हमने मोलिकुलर मास को AMU से ग्राम में लिखा तो तब जब हम कोवलेंट कंपाउंड्स को या फिर मोलिकुलर कंपाउंड्स को 1 मोल कहते हैं। और जब हम कोवलेंट कंपाउंड की या फिर मोलिकुलर कंपाउंड की 1 मोल की बात कर रहे हैं तो उसको हम ग्राम मोलिक्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हमने ग्राम मास को AMU से मोलिकुलर मास को AMU से ग्राम में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए हम इसको ग्राम मोलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये याद आपने बात रखनी है कि जब हम किसी कोवलेंट कंपाउंड की या फिर मोलिकुलर कंपाउंड की बात कर रहे होंगे तो उसको हम ग्राम मोलिक्यूल भी कह सकते हैं। जिस तरह के अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास जो है वो 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 ग्राम मोलिक्यूल
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और सेम उसी तरह के अगर मैं लिख दूं 1 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ग्राम ले लें हम, मगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक मोलिकुलर कंपाउंड है या फिर कोवलेंट कंपाउंड है। अगर हम बात करें कि किसी भी फॉर्मूला मैथ को जब हम AMU से कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, NaCl 58.5 ग्राम, तो फिर जब हम जो है वो कोवलेंट आयोनिक कंपाउंड को कह सकते हैं कि वो आयोनिक कंपाउंड को हमने AMU से ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो हम इसको कह सकते हैं ये 1 मोल के इक्वल है जब हम इसको AMU से ग्राम में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमने फार्मूला मैथ को AMU से ग्राम में कन्वर्ट किया है, तो इसको हम कह सकते हैं ग्राम फार्मूला। तो जब हम किसी आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे होंगे, जब आयोनिक कंपाउंड 1 मोल होगा, तो हम उसको फिर ग्राम फार्मूला भी कह सकते हैं। इस तरह मैंने लिखा 58.5 NaCl 58.5 ग्राम, तो इसका मतलब यही है कि जो आयोनिक कंपाउंड है वो 1 मोल है या फिर वो 1 ग्राम फार्मूला है, 1 ग्राम फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह जब हम किसी आयोनिक मैथ को AMU से ग्राम में लिख देंगे, जिस तरह SO4 2 नेगेटिव को AMU से हमने 98 ग्राम में लिख दिया और OH नेगेटिव को हमने 17 AMU से 17 ग्राम में लिख दिया, तो फिर जो है हम इसको 1 मोल तो कहेंगे ही, इसको हम 1 मोल तो कहेंगे ही, मगर जब हमने आयंस के मैथ को लिखा है AMU से ग्राम में, तो फिर हम इसको 1 मोल को ग्राम आयंस भी कह सकते हैं। कहीं पर अगर लिखा हो 1 ग्राम आयंस ऑफ OH नेगेटिव, तो मतलब यही है कि 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव। तो ये टेबल जो है ना, आप अपने जो है वो नक्श कर लें अपने अंदर, कि कब हम जो है वो किसी भी सब्सटेंस को, कब हम जब है, एक मिनट, कब हम जब है किसी भी सब्सटेंस को ग्राम एटम्स कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ग्राम फार्मूला कह सकते हैं और ग्राम आयंस कह सकते हैं। तो कब कह सकते हैं ग्राम एटम्स, जब कोई हमारे पास एलिमेंट 1 मोल होगा, ग्राम मॉलिक्यूल जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल 1 मोल होगा, तो ग्राम फार्मूला जब हमारे पास कोई आयोनिक कंपाउंड 1 मोल होगा, और ग्राम आयंस जब हमारे पास कोई आयंस 1 मोल होंगे, ठीक है। अगर कोई हमारे पास एलिमेंट्स 1 मोल है या फिर ग्राम एटम है, तो उसको हम कहेंगे कि उस 1 मोल के अंदर कितने 6.0 टू 10 की पावर 23 एटम्स हैं, मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है हमेशा। या फिर ग्राम मॉलिक्यूल, अगर कोई सब्सटेंस 1 ग्राम मॉलिक्यूल है या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिकुलर कंपाउंड है, तो हम कहेंगे उसमें जो है वो 6.0 टू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर कोई ग्राम फार्मूला है, तो या फिर हम उसको हम कहेंगे आयोनिक कंपाउंड में कि उसमें 6.0 टू 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स हैं, फार्मूला यूनिट्स। और अगर जो 1 ग्राम आयंस हैं, तो हम उसको कहेंगे उसके अंदर 6.0 टू 10 की पावर 23 आयंस मौजूद हैं। तो ये सब बातें आपने जो है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट के हवाले से ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही अहम बातें हैं और आपको ये याद रहनी चाहिए। इसको अगर मैं समरी के लिहाज से नीचे एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूँ, तो आपको मज़ीद कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी बस और बातें रह गई हैं, फिर जो है वो आपको सवाल जवाब करते हैं थोड़े से। अगर मैं ले लूँ, मेरे पास जो है वो सब्सटेंस है एक सोडियम, और सोडियम चूँकि एक एलिमेंट है, अगर सोडियम के अंदर 6.0 टू 10 की पावर 23
3 एटम्स हुए। अब देखिए मैंने एटम्स लिखा है, पहले मैं पार्टिकल लिख रहा था शुरू में डेफिनेशन में। अब चूंकि मैंने आपको एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस का फ़र्क बता दिया है कि एटम्स एलिमेंट्स के होते हैं, एलिमेंट्स के छोटे पार्टिकल को कहते हैं। तो अगर इसमें इतने छोटे पार्टिकल मतलब एटम्स हुए 6.0 टू 10 की पावर 23, तो फिर हम सोडियम को जो है वो 1 मोल कह देंगे, या फिर हम उसको 1 ग्राम एटम्स कह देंगे। अभी हमने सीखा है 1 ग्राम एटम्स, ठीक है। और हमें पता है कि सोडियम कब 1 मोल होगा, जब हम उसके ये जो है 23 AMU को, एटॉमिक मास को 23 AMU को ग्राम में लिख देंगे। इस AMU को हम किस में लिख देंगे, ग्राम में। तो इसको लिखेंगे अगर 23 ग्राम, तो फिर जो है ये 1 मोल के इक्वल होगा। अगर दूसरी एग्जांपल लूँ, मेरे पास जो है वो कोई एक मॉलिक्यूल है, जिस तरह मेरे पास है वाटर ही ले लें आप। वाटर में अगर 6.0 टू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हुए, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हुए, कोई वाटर हमने ले लिया, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, तो फिर हम उस वाटर को कह देंगे कि वो 1 मोल है। और 1 मोल के अलावा हम उसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एक मोलिकुलर कंपाउंड है। और कब ये जो है वो वाटर 1 ग्राम मोलिकुल होगा, जब उसका जो है मोलिकुलर मास 18 AMU, उसको हम ग्राम में लिख देंगे 18 ग्राम, तब जो है वो 1 मोल के इक्वल होगा। कभी अगर हमने AMU से ग्राम। तीसरी एग्जांपल मैं लूँगा, अगर कोई NaCl जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है, उसमें अगर 6.0 टू 10 की पावर 23 फॉर्मूला यूनिट्स हैं, तो उसको हम कह देंगे वो 1 मोल है, या फिर उसके अंदर हम कह देंगे उसको 1 ग्राम फॉर्मूला है वो। और हमने पढ़ा है कि वो 1 मोल कब होगा कोई भी आयोनिक कंपाउंड, जब हम उसके आयोनिक फॉर्मूला मास को, जो कि होता है 58.5 AMU NaCl के लिए, उसको जब हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे 58.5 ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर वो 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह अगर कोई आयंस ले लें, जिस तरह के हमारे पास SO4 2 नेगेटिव है, तो उसके अंदर अगर 6.0 टू 10 की पावर 23 आयंस हुए, तो उसको हम कह देंगे वो 1 मोल है। और इसके अलावा हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि ये 1 ग्राम आयंस हैं। और ये कब होगा 1 मोल के इक्वल, जब हम इसका आयोनिक मास SO4 2 नेगेटिव का आयोनिक मास कितना होता है 98 AMU, इसको जब हम ग्राम में लिख देंगे 98 ग्राम, तो फिर हम इसको कह देंगे कि ये वो 1 मोल के इक्वल है। तो ये सब बातें आपने याद रखनी है, चारों पॉइंट्स एलिमेंट्स के। ये एलिमेंट हैं, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है या फिर कोवलेंट कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड, और ये आयंस। ये 4 सब्सटेंस की बातें आपने ज़रूर याद रखनी है। अब मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करने वाला हूँ, फिर हम जो है वो या तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, या फिर इसी में जो है वो न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कुछ MCQs टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ से करवाता हूँ मैं, ताकि आपके जो मज़ीद कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। सवाल यह है कि अगर हमारे पास इफ़ वी चेंज, अच्छा एक छोटा सा मैंने ना कंसेप्ट आपको मिस कर दिया है पीछे। ये जो मैथ होता है, ये जो मैथ मैंने लिखे हैं 4 मैथ, 23 ग्राम, 18 ग्राम, और उसके बाद 58.5 ग्राम और 98 ग्राम। ये जो 4 मैंने मैथ्स लिखे हैं, इन 4 मैथ्स ये किसके इक्वल हैं, 1 मोल के इक्वल, 1 मोल के। तो ऐसा मैथ्स जिसके अंदर 1 मोल सब्सटेंस प्रेजेंट हो, जो कि 1 मोल के बराबर हो, उस मैथ्स को हम कहते हैं मोलर मैथ्स। क्या कहते हैं, मोलर मैथ्स, मतलब 1 मोल का मैथ्स। मोलर मैथ्स का आपने याद रखना है कि वो
वो वाला मैस जो एक मोल सब्सटेंस का हो, मतलब एक मोल सब्सटेंस के मैस को हम क्या कहते हैं, मोलर मैस। ठीक है, इसी जिस तरह 23 ग्राम को हम क्या कहेंगे, ये सोडियम का मोलर मैस है। 18 ग्राम को हम क्या कहेंगे, सोडियम का मोलर मैस है। मोलर मैस है मुराद के इतने 6.02 10 के पावर 23 एटम्स का मैस, इसका क्या है 6.02 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मैस। तो एक मोल सब्सटेंस का मैस जो होता है उसे हम मोलर मैस कह देते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर अपने मोलर मैस के बराबर होगा, जो यहाँ पर है ये देखें, तो फिर हम उसको कह देंगे कि वो 1 मोल है। ये देखें यहाँ पर जो है ये सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स हैं और ये 1 मोल के बराबर है, तो फिर हम इसको कह देंगे कि ये 1 मोल सब्सटेंस है। अच्छा, एक बात आपको और इससे समझ आ रही होगी कि ये देखिए, ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, सोडियम, वाटर, NaCl, SO4 2 नेगेटिव, इन डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो मैसेज हैं, ये देखिए मैसेज 23 ग्राम, 18 ग्राम, 13 ग्राम, ये भी डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट मैसेज के जो सब्सटेंस हैं उनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो क्या है, सेम है। सब में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। तो ये एक अहम बात है कि अगर जो कोई डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो डिफरेंट मैसेज है ना, डिफरेंट मैसेज, उनमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना वो सेम है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो ये एक अहम बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये एक अहम बात है किसकी, नंबर ऑफ मोल्स के कंसेप्ट की। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है ये वाली बात। ये भी एक आपको ट्रू और फॉल्स वाले या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, इस तरह के सवाल में पूछी जा सकती है ये वाली बात। तो ये मैंने बात आपको रह गई थी, ये समझानी थी। अब आगे मैं सवाल लिखने लगा था, इफ़ वी चेंज, हाँ, इफ़ वी चेंज 6.0 to 10 की पावर 23 टू 6.0 to 10 की पावर 24, देन कह रहा अगर हम मोल कंसेप्ट में 6.0 टू 10 की पावर 23 जो एवोगाड्रो नंबर है उसको चेंज करके 6.0 टू 10 की पावर 24 लिख दें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज। तो नीचे जो दी गई हैं उसमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ए ऑप्शन है मोलर मैस, क्या मोलर मैस चेंज हो जाएगा सब्सटेंस का अगर हम ये नंबर ऑफ सब्सटेंस को, नंबर ऑफ पार्टिकल को चेंज कर दें। नंबर 2 पे है एटॉमिक मैस, नंबर सी पे है रेशो ऑफ मैस, क्या रेशो भी चेंज हो जाएगी। नंबर डी पे है मोलिकुलर मैस, क्या मोलिकुलर मैस चेंज होगा। तो आपने बताना है इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी आपको एवोगाड्रो नंबर या फिर मोल्स कंसेप्ट आए तो वो मोलर मैस से रिलेट करता है। मतलब ये कि अगर वो समझ लें हमने पढ़ा था अभी के 6.0 to 10 की पावर 23, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल्स हैं उसके मैस को हम क्या कहते हैं, उसको हम 1 मोल भी कहते हैं, और 1 मोल का जो सब मैस होता है उसे हम मोलर मैस कहते हैं। तो अगर आप समझ लें कि हमने इसको ही चेंज कर दिया, को बढ़ा के हमने कर दिया 6.0 to 10 की पावर 24, तो फिर जो है वो उसका जो मैस है मोलर मैस, वो क्या वो वही रहेगा जो कि, क्या इसका मोलर मैस यही रहेगा जो पहले था, बताएं, क्या इसका मैस यही रहेगा जो कि यहाँ पर था, इसकी वजह से जो मैस था वो यही रहेगा जो इसकी वजह से है। तो आंसर है नो, क्योंकि हमें देखिए एटम्स बढ़ रहे हैं ना, तो एटम्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर मोलर मैस भी यहाँ से यहाँ पर आते हुए बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो मोलर मैस जो है वो चेंज होगा। अगर हम कहें एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस किसी एक एटम का मैस होता है, तो एक एटम का मैस तो वही रहेगा चाहे एटम कितने मर्जी हम बढ़ा दें एक मोल में। ठीक है, तो एटम का मैस तो वही रहेगा, तो आंसर इसका होगा मोलर मैस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और सवाल है, वो
आपको ना मज़ीद कंसेप्ट जो है वो ग्राम एटम्स मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट जो है वो मज़ीद जो है आपको पक्का करके देगा। सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ मीन्ड बाय, मैं अभी थ्योरेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, जो न्यूमेरिकल सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट इज़ मीन बाय 6 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 6 ग्राम एटम से मुराद क्या है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन है आपके पास के कार्बन के 6 ग्राम एटम से मुराद है 6 एटम्स ऑफ कार्बन। क्या 6 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन से मुराद 6 एटम्स ऑफ कार्बन है, या फिर 6 मोल्स ऑफ कार्बन है, या फिर इससे मुराद जो है हमारे पास 6 ग्राम्स ऑफ कार्बन है, या फिर इससे मुराद हमारे पास द मास ऑफ 6 मोल्स ऑफ कार्बन है। द मास ऑफ 6 मोल्स ऑफ कार्बन, क्या? तो बताएं अब, हमें पता है कि सिक्स ग्राम एटम्स का जहाँ पर भी लफ्ज़ आ जाएगा इसका मतलब ही ये होता है कि ये क्या है, 1 मोल के इक्वल है। ग्राम एटम्स, ग्राम मोलिकूल, ग्राम आइंस, या फिर फॉर्मूला ग्राम फार्मूला, उसका मतलब भी है 1 मोल। तो अगर 6 ग्राम एटम का मतलब है 6 मोल्स, ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 6 मोल। एटम्स का लफ्ज़ क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, और कार्बन के जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। कार्बन क्योंकि एक एलिमेंट है ना, एलिमेंट है, और एलिमेंट्स के छोटे एलिमेंट पार्टिकल जो होते हैं वो एटम्स होते हैं, और एटम्स की वजह से यहाँ पर ग्राम एटम्स आया, और ग्राम एटम से मुराद यहाँ पर 1 मोल है। अगर आता ग्राम मोलिक्यूल, व्हाट इज मीन बाय ग्राम मोलिक्यूल ऑफ वाटर, तो फिर भी मतलब होना था 6 ग्राम मोल्स ऑफ वाटर, फिर ये मतलब होना था। अभी क्या मतलब है? 6 ग्राम मोल्स ऑफ कार्बन, अभी इसका ये मतलब, ठीक है जी। अभी हम नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ए है हमारे पास 1 मोल, एम मोल का मतलब होता है ऑक्सीजन मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स का इक्वल टू का मतलब इसमें है 6.02 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ए, अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्या इसके अंदर है 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और या फिर इसका 1 मोल ऑफ
ऑक्सीजन का मतलब है इसमें 6.0 टू 10 की पावर 23 एटम्स हैं, या फिर में फॉर्मूला यूनिट्स हैं। या फिर डी ऑप्शन है हमारे पास कि इसमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें 12.0 टू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको पता है कि अगर कोई जो है वो 1 मोल के इक्वल है तो उसमें 6.0 टू 10 के बाद 23 ही पार्टिकल्स होते हैं। तो मतलब ये है कि एंड वाली ऑप्शन तो 1 मोल के हवाले से निकल गई। बाकी हमारे पास पहले 3 बच गई। हमने देखना है कि हमारे पास सब्सटेंस कौन सा है। सब्सटेंस हमारे पास है ऑक्सीजन O2, और O2 का जो छोटा पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो होता है मोलिक्यूल्स। मतलब इसमें इतने 6.0 टू 10 की पावर मोलिक्यूल्स होंगे, ना कि एटम्स, ना कि फॉर्मूला यूनिट्स। तो इसकी ऑप्शन हो जाएगी ए। वन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आप जो है वो फ्री हैं, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर इतना, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा उस लेक्चर में, आपको फिर कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन a mole of एलिमेंट, एक एलिमेंट के 1 मोल, या फिर आप मोल ऑफ एटम्स कह लें, आप एक मोल ऑफ एटम्स एंड a mole of compound। तो इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या इनके पार्टिकल्स में कोई डिफरेंस है। तो ए ऑप्शन है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर है। क्या 1 मोल या फिर 1 मोल ऑफ एलिमेंट और 1 मोल ऑफ कंपाउंड, इनका जो पार्टिकल्स का नंबर है वो डिफरेंट होता है। बी ऑप्शन है मैस ऑफ पार्टिकल्स, क्या जो 1 मोल का मैस होता है वो दोनों का तो डिफरेंट ही होगा, कंपाउंड और एलिमेंट का, मगर इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है, क्या इनमें टाइप्स ऑफ पार्टिकल पे डिफरेंस, पार्टिकल का डिफरेंस है, या फिर डी ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का डिफरेंस। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस जो है वो 1 मोल है, जिस तरह सोडियम एक एलिमेंट 1 मोल है, या फिर हमारे पास जो कंपाउंड है मॉलिक्यूल जो है वो 1 मोल है वाटर, इसके अंदर अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं 6.0 टू 10 की पावर 23 एटम्स, और इसमें भी 6.0 टू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होते हैं तो ये डिफरेंस नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। मैस ऑफ पार्टिकल्स, क्या इसके मै इसका जो पार्टिकल्स हैं इतने सोडियम के, उसका मैस कितना होगा 23 ग्राम, इसके जो मैस है उसका 18 ग्राम। तो मतलब ये कि 1 मोल का जो मैस है उनके पार्टिकल्स का, एलिमेंट और कंपाउंड का, वो डिफरेंट होता है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, मगर सवाल में अगर वो लिख दे कि फंडामेंटल डिफरेंस, कि बुनियादी डिफरेंस क्या है वो बताएं। बुनियादी का मतलब ये है कि इनका जो बुनियाद वाला, मतलब शुरू नुक्ता नज़र से
वो क्या है, तो वो हमें पता है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स होंगे और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। बुनियादी जो डिफरेंस है वो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पे है, ना कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हो नहीं सकते। एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं, बुनियादी डिफरेंस ये है इनमें। तो आज के लिए आपको इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। अपने जो दोस्त हैं उनको ये लेक्चर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, अगर आप समझते हैं कि ये लेक्चर इतना अच्छा है। अल्लाह हाफिज़।